ओके। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि रेगुलर जो आपकी क्लासेस चलती हैं जावा की, लाइक आज 9th लेक्चर है, तो इन सारे जो हमारे जावा की क्लासेस हैं, सारे क्लासेस का हम लोग वीडियोस यूट्यूब पे नहीं डालते हैं पब्लिकली। सारी क्लासेस आपको हमारे जो लर्निंग पोर्टल है टेकपाइल का, अपना जो ऐप है या मोबाइल वेब एप्लीकेशन है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो उसके लिए आप सबको आज मैंने टेलीग्राम चैनल में मैसेज भी किया था कि जिसको भी यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला है वो लोग मुझे मैसेज करें। काफी 3 4 5 लोगों ने किया भी था, मैंने उनको भेजा भी। तो आप सभी लोग से मैं कहना चाहूंगी कि आप सभी लोग जो भी स्टूडेंट्स हैं वो यूजर आईडी पासवर्ड ले लें। और बाकी आप सभी लोग डेली वीडियोस जो हैं वो आप यहाँ पे ही देखा करें। जैसे आप लोगों का डेट शीट भी आ गया। और डेट शीट में क्या जावा प्रोग्रामिंग कब कब है, जावा प्रोग्रामिंग का कब एग्जाम पड़ा हुआ है फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए? जावा प्रोग्रामिंग का कब है आपका एग्जाम? फोर्थ को? फोर्थ को है, 4 जून को, 4 जुलाई को। अच्छा, 5th को है, 5th जुलाई को है ना? क्यों, कब है? 5 जुलाई को है ना? तो देखो क्या है कि जैसा मैंने देखा कि काफी जो जब से एग्जाम स्टार्ट है, जैसे अभी आपको लगता है कि हमारे पास तो 25 दिन है अभी एग्जाम स्टार्ट होने में, तो इट्स वेरी गुड। लेकिन क्या है कि जब एग्जाम स्टार्ट हो रहा है आपका, जैसे 28 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें 5 4 5 सब्जेक्ट्स को बिल्कुल 6 7 दिनों में कवर कर लिया गया है। तो जो बीच का एक दिन का गैप होता है वो उतना ज्यादा आपको पढ़ने का टाइम नहीं देगा। तो जो भी सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं उनका नोट्स और उनको पहले से हम पढ़ के रखते हैं, क्योंकि एक दिन में आप उसको शुरू से अगर आप पढ़ना चाहेंगे, मैं शुरू से पढ़ के उसको रख दूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग से जावा पढ़ना है शुरू करें और एक ही दिन में खत्म कर देंगे, नहीं। तो फिर वही होगा कि आप रट के जाओगे और 2 4 शब्द लिख के आओगे और उसी को 10 तरीके से बना के आप लिखोगे। डिप्लोमा वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स ये करते हैं, तो ये ना करना पड़े। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि आप कोशिश करिए कि अभी से आप उसका एक नोट्स बना के प्रोग्राम्स का, क्योंकि एग्जाम्स में हमेशा एक आध प्रोग्राम्स भी पूछता है, तो प्रोग्राम्स का एक कलेक्शन बना के और सब कुछ आप पहले से उसको रखो, ताकि सब सब आपको पहले से क्लियर है। सिर्फ आपको एग्जाम में जो एक दिन का गैप मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ उसे एक बार देखना रहे और रिवाइज जिसको हम कहते हैं रिवीजन करना रहे। तो अगर आप ये सोचेंगे कि हम बिल्कुल उस टाइम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो सारी वीडियोस जो हैं वो यहाँ पे आपको दिखेंगी। जैसे ये कल जो मैंने क्लास लिया था ऑपरेटर, जिसमें हमने यूनरी बाइनरी टर्नरी बताया था, ये है। और उसके अलावा ये कुछ हमारे जो है क्या है, ये कुछ हमारे लेक्चर्स, पहले के लेक्चर्स पड़े हुए हैं। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताइएगा कि आप ऑनलाइन समर ट्रेनिंग के बारे में बता दीजिए। बता देंगे आपको, ऑनलाइन समर ट्रेनिंग के बारे में बता देंगे अयांश किसी दिन। अच्छा, आप लोग मुझे रिप्लाई करके ये बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब जो क्लासेस चल रही है उसमें हम टास्क के साथ आपको पढ़ाएं, या बिना टास्क के हम सिर्फ टॉपिक वाइज आपको पढ़ा दें, क्योंकि आने वाले 10 10 दिनों में वो हम खत्म कर देंगे चाहे कैसे भी। लेकिन आप मुझे बताएं कि आप कैसे चाहते हैं, मतलब टास्क वगैरह देते हैं, टास्क के साथ आपको पढ़ाया जाए या फिर ऐसे, है ना? चलो, तो हाँ ठीक है, टास्क वगैरह आप लोग थोड़ा सा करोगे तो आपको, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मैं तो हमेशा ये चाहूंगी कि जो है आप लोग टास्क के साथ करिए, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ये मानना है कि जो, अगर आप आईटी इंडस्ट्री में हैं, तो सबसे फर्स्ट आपको यू शुड हैव अ टेक्निकल माइंड, यू शुड हैव अ डेवलपर माइंड। तो उसके लिए जरूरी आप टास्क करें। आप जब 100 200 300 टास्क बनाओगे, जब प्रोग्राम्स बनाओगे, तो आपको लॉजिक्स क्लियर हो जाएंगी। तो ये मैं तो हमेशा मेरे तरफ से यही रहता है कि आप लोग जो है टास्क के साथ करिए, क्योंकि टास्क का कोई ऑप्शन नहीं है। आप उसमें अगर अच्छे तरीके से टास्क करोगे तो आपको टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, आप लिख भी पाओगे कि किस किस में क्या होता है। तो ये चीजें हैं। बाकी क्या बोल रहे हो, परी मिश्रा साल ऑफलाइन समर ट्रेनिंग करना चाहते हैं? हाँ ठीक है, हम समर ट्रेनिंग के बारे में किसी दिन बता देंगे आपको फुर्सत से। वैसे आप लोगों का एग्जाम खत्म हो जाएगा, तो आई आई जस्ट होप कि इसी में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होंगे वो
जो है टेकपाइल में रजिस्टर्ड होंगे अभी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स आई थिंक। और बाकी टोटल अगर मैं बताऊं तो पूरे यूपी से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी जो है ट्रेनिंग के लिए टेकपाइल में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और आने वाले भी हैं। जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा तो तुरंत ही आप लोगों की ऑफलाइन ट्रेनिंग की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और जो भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होते हैं पहले से उनको प्रॉपर हमारी तरफ से नोटिफिकेशन वगैरह दिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं। और बाकी आप लोग तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और रेगुलर वाइज आप ये क्लासेस ज्वाइन करते रहोगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। जैसा मैंने बताया ना कि मैंने कल बताया था, वैसे कल तक का वीडियो और जो है कल तक का वीडियो और कल परसों तक का जो इससे प्रीवियस वाला टास्क था वो मैंने तो अपलोड कर दिया था आज। लेकिन कल जो मैंने ऑपरेटर बताया था उससे रिलेटेड मैंने बोला था कुछ प्रैक्टिस टास्क आपको देंगे, वो प्रैक्टिस टास्क मैंने नहीं दिया हुआ था। वो इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको समझ नहीं आएगा कि इसमें करना क्या है एक्चुअली, तो इसलिए मैंने नहीं दिया। जैसे मैं दिखाऊं कि टू डेज टास्क वाले ऑप्शन में आप जाओगे तो ये 25 मई वाला टास्क मैंने अपलोड कर दिया था, कल वाला मैंने नहीं किया था। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऑप्शन है, और यहाँ पे आप डाउनलोड पे जाओगे तो आपको टास्क डाउनलोड भी हो जाएगा। जैसे ये टास्क डाउनलोड हो रहा है और मैं इसको अगर देखना चाहूँ कि इस टास्क में क्या है, तो वो वही 7 टास्क थे जो यूजर इनपुट वाला मैंने आपको बताया था। अब आप सबकी ये जिम्मेदारी है कि जिस जिस बच्चे ने, बहुत सारे लोगों ने ये वाला टास्क कंप्लीट किया था, दैट्स वेरी गुड। हम जब भी पढ़ाते हैं आपको तो आप जानते हो कि इन क्लासेस ये आपके लिए स्पेशल बनाई गई हैं, और इन क्लासेस में हमारे बेनिफिट का कुछ नहीं है, ये आपके लिए ही है। आप लोग अगर पढ़ोगे, आप लोग अगर मन से टास्क करोगे तो हमें पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। अगर आप जब लगता है, टीचर अपने हिसाब से पढ़ाना स्टार्ट करता है लेकिन खत्म करता है स्टूडेंट्स के हिसाब से, तो हम पढ़ाने तो अपने हिसाब से स्टार्ट हमने किया हुआ है, लेकिन हम खत्म कैसे करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन योर एंगेजमेंट, कि आप कितना इसमें एंगेज होते हो, आप कितना अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाते हो। आप जितना इन्वॉल्व रहोगे, आप जितने मन से पढ़ोगे, अगर हमें 200 बच्चे ज्वाइन करते हैं, 200 की जरूरत नहीं हो, उसमें अगर 4 स्टूडेंट्स भी मन से पढ़ता है तो हम उसको पढ़ा सकते हैं बहुत आराम से। तो जो है ये आप पे डिपेंड करेगा। अगर आप मन से पढ़ोगे, आप सारे टास्क करोगे, आपके लिए भी के लिए भी बेनिफिशियल होगा, हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा कि नहीं कोई पढ़ रहा है, जो हम डिलीवर कर रहे हैं वो रिसीव करने के लिए कोई है। तो ये 7 टास्क थे जो मैंने दिया हुआ था, ये सातों टास्क आप लोग करिए और सबमिट करिए, ठीक है। बाकी सारे ही टास्क मैं कोशिश करूंगी कि आपका ये सारा टास्क कल परसों तक जो है चेक भी हो जाएगा, जो भी सबमिट किया हुआ है उसको मार्क्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो वो हम सबमिट चेक करवा देंगे। जैसे मैंने बताया था ना कि आप लोगों को कुछ वो प्रैक्टिस टास्क दिए जाते हैं, तो मैं यहाँ दिखाना चाहूंगी प्रैक्टिस टास्क कैसे होते हैं। जैसे देखो, ये ये कुछ प्रैक्टिस टास्क ऐसे होते हैं, वैसे ये सारे सी के हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो इसमें ये जैसे देख रहे हो कि ये हमने किया हुआ है, ऐसे हम आपको यही सेम टास्क हम कन्वर्ट कर देंगे जावा में, फिर आपको देंगे। जैसे x इक्वल्स टू 5 हमने लिखा और माइनस एक्स प्रिंट कराया तो क्या प्रिंट होगा, वैसे माइनस माइनस एक्स प्रिंट कराया तो क्या प्रिंट होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे एक्सरसाइज के टास्क होते हैं। इसमें क्या करना होता है कि ये सारे टास्क दिए हुए हैं, इसके नीचे आप सेम यही टास्क उठाइए और कंप्लीट करिए। और इसके नीचे जैसे मान लो ये एक टास्क हमने दिया हुआ है, एक्सरसाइज है एक्चुअली, ये टास्क नहीं है, ये एक्सरसाइज है। तो ये एक्सरसाइज आपने किया, मान लो ये एक्सरसाइज आपने किया, और इस एक्सरसाइज का जो भी आउटपुट आया, जैसे ये एक एक्सरसाइज है टर्नरी ऑपरेटर का, जिसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं, आज आपको बताएंगे। तो अब इसका जो भी आउटपुट आया, जैसे इसका जो भी आउटपुट आएगा, मान लो इसका जो भी आउटपुट आता है, तो उसको आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे लिखना होता है। जैसे मान लो आउटपुट आया इसका 5, तो आप यहाँ पे लिख दोगे आउटपुट 5। अगर कोई एरर आ रही है तो आप लिख दोगे कंपाइल टाइम एरर, या फिर रन टाइम एरर आ रही है तो आप लिख दोगे रन टाइम एरर। तो इस तरीके से हम लोग इसका आउटपुट देखना चाहते हैं। इसका अगर आप, इसका पर्पस क्या है, पर्पस ये कि आप पहले देखिए, आप खुद से सोचिए कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए और क्या आ रहा है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं आउटपुट गलत आ रहा है तो आप थोड़ा ध्यान दोगे, आप समझोगे कैसे आउटपुट गलत आ रहा है, कैसे मशीन हमारा इस प्रोग्राम को रन कर रहा है। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज के टास्क मैं आपको दे दूंगी, बाकी जिसको इच्छा हो वो जरूर कंप्लीट करेगा।
जो नहीं करना चाहता है उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत सारे एक्सरसाइज के टास्क हैं, जैसे ये सारा देख सकते हो, ये पूरा आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर का टास्क है। और ये कौन है, अंकिता। और बाकी यहाँ पे बहुत सारे टास्क दिए हुए हैं हमने, हर ऑपरेटर के, रिलेशनल ऑपरेटर के टास्क दिए होंगे, अर्थमेटिक के टास्क दिए होंगे। ये देख सकते हो जैसे सारे रिलेशनल ऑपरेटर के टास्क हैं। तो ये सारे टास्क होते हैं जो कि ये लॉजिकल के टास्क हैं। तो बहुत सारे टास्क आप लोगों को इसमें दिए जाते हैं, ठीक है। बाकी और बहुत सारे टास्क अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि जैसे अगर बहुत स्लो पढ़ा रहे हो तो बहुत सारे टास्क आपको दिए जाते हैं, जैसे ये पूरा ये सारे टास्क भी नॉर्मल से टास्क हैं। सर ऐसे हम लोग बहुत सारे टास्क दिया करते हैं। तो बाकी मैं ये टास्क अपलोड कर दूंगी टाइम टू टाइम, और आप लोग कोशिश करिए कि आप टास्क बनाइए, जो बनाना चाहता है, जो नहीं बनाना चाहता कोई जो जोर जबरदस्ती नहीं है, इट्स टोटली ओके, ठीक है। चलो तो मैं इसको हटाती हूँ, किसी ने स्केच कर दिया है। ओके, तो कल हमने पढ़ाया था आपको, कुछ ऑपरेटर्स हमने बताए थे, और उन ऑपरेटर्स में हमने आपको बताया हुआ था। ओके, ओपन नहीं है क्या? सारे सी के टास्क हैं। देखो, तो ये ऑपरेटर हमने पढ़ाया था। अच्छा, आज मैं थोड़ा सा देखना चाहूंगी सबसे पहले कि किस स्टूडेंट ने, कल मैंने टास्क दिया था एक, कि आपको ऑपरेटर, सारे ऑपरेटर का डिफिनीशन लिख के आना है। तो आप मुझे दिखाइए कि कितने स्टूडेंट्स इसमें से जो है लिख रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स अभी लिख रहे हैं, कितने ने नोट्स बनाया हुआ है, जो मैंने पहले से लिखवाया है या जो अभी लिखवा रहे हैं, दिखाओ। अंजलि राय, ठीक है। आदित्य, श्वेता, रंजीत, ठीक है, वेरी गुड। जो दिखा दे रहा है वो अपना कैमरा फिर ऑफ कर लेगा। शाकेत, श्वेता, रूपाली, ठीक है, सभी सभी लोगों को दिखाना है, सभी दिखाएंगे। नहीं दिखाएंगे अभी मैं आपको जो है क्लास से रिमूव भी करूंगी। दिखाओ। अंजलि, रुपेश गुप्ता, दिखाओ अपना जो है चेहरा नहीं, बैकग्राउंड नहीं दिखाओ, कॉपी पे दिखाओ। हाँ, वेरी गुड। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, सभी लोग दिखाओ। कीर्ति, नितिन विश्वकर्मा, हाँ नितिन विश्वकर्मा जो है अच्छा लड़का है, सबसे पहले क्लास ज्वाइन कर लेता है, सबसे बाद में जाता है। दिखाओ सभी लोग। नीतू, दीपक, योगिता, आदित्य, विकास चौधरी, ठीक है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो भी स्टूडेंट्स है, ओके वेरी गुड, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो क्लासेस कर रहे हो आप लोग, आप उसका नोट्स भी बनाइए, उसको लिखिए भी, तब भी कुछ फायदा होगा। ऐसे लिखने भर से, ऐसे देखने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो ये मैंने 3 ऑपरेटर्स कल बताए थे, रिलेशनल ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। आज हम देखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर और बाकी सारे ऑपरेटर्स। तो आप देखिए जल्दी जल्दी, ये ऑपरेटर्स बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। तो जैसे हमें देखना है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, देखो, लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं वो दो स्टेटमेंट्स के बीच में यूज किए जाते हैं। और जैसे मान लीजिए कि मैं आपको दिखाती हूँ लॉजिकल ऑपरेटर। मैम कैसे दिखाऊं कैमरा? अच्छा, तुम लैपटॉप वगैरह में करती हो क्या? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो इट्स टोटली ओके, टोटली ओके, जिसने लिखा है वो बहुत अच्छी बात है। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं मैं आपको बताऊं। तो लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है, जैसे आपने देखा होगा कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर है कौन कौन सा। तो लॉजिकल ऑपरेटर में 3 ऑपरेटर होते हैं, जिसमें आता है आप 2 बार लिखते हो एंड, 2 बार आप लिखते हो और, स्ट्रेट लाइन, और एक बार आप लिखते हो नॉट, या फिर आप कह सकते हो कि ये वाला जो ऑपरेटर है
इसे हम इसे भी हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में भी कभी कभी हम इसको लिखते हैं। तो ये 3 ऑपरेटर्स हैं जिसे हम कहते हैं लॉजिकल एंड, जिसे हम कहते हैं लॉजिकल एंड। इसके अलावा हम इसको कहते हैं लॉजिकल और, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और इसे हम कहते हैं नॉट ऑपरेटर, इसे हम कहते हैं नॉट ऑपरेटर। तो अब ये 3 ऑपरेटर्स हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर में। जैसे अब देखिए, अगर हम इन दो अब क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर कैसा ऑपरेटर है, ये बाइनरी ऑपरेटर है, ये यूनरी ऑपरेटर नहीं है। बाइनरी ऑपरेटर होने का मतलब ये है कि ये ऑपरेटर 2 ऑपरेंड्स के साथ यूज किया जाएगा। जैसे मैं एक प्रोग्राम बनाती हूँ और आप देखिएगा, मान लीजिए कि मैं एक प्रोग्राम लिखूं जैसे, और नेक्स्ट जो इफ जब मैं पढ़ाना कल से स्टार्ट करूंगी तो अब जो टास्क होंगे वो सारे टास्क मैं कोशिश करूंगी कि आपको जो आईडी हमने इंस्टॉल करवाया था इक्लिप्स, उस पर हम करवाएंगे। वो आप लोग भी जिसके पास लैपटॉप होगा वो इंस्टॉल करिएगा और आप देखिएगा। जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल ऑपरेटर, या हमने लिखा एग्जाम्पल लॉजिकल ऑपरेटर का, ये हम एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। इसको हम सेव भी करना चाहेंगे, सेम इसी नाम से हमने सेव किया और हमने यहाँ पे सेव कर दिया एग्जाम्पल लॉजिकल डॉट जावा। अब बात समझिए, मान लीजिए कि सबसे पहले हम एक स्मॉल सा मेन फंक्शन बनाते हैं। वैसे तो हम बहुत सारे फंक्शंस बना सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम बस एक मेन फंक्शन बनाते हैं और उसमें हम आपको प्रोग्राम्स करके दिखाते हैं। जैसे हमने लिखा args और यहाँ पे मान लो हमने 2 वेरिएबल्स बनाया। हमने लिखा इंटीजर a इक्वल्स टू 30 कॉमा b इक्वल्स टू 50, ठीक है। और फिर मैं लॉजिकल ऑपरेटर का यूज इन दोनों ऑपरेंड्स के बीच में करना चाहूँ, मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन a एंड b, हमने इसको रन कराया और अभी आप देखिएगा। जैसे हमने सबसे पहले हम इसको कंपाइल कराना चाहते हैं, नाम है इस फाइल का एग्जाम्पल लॉजिकल डॉट जावा। अब देखिए, देखो तो ये जो ऑपरेटर है, ये कैसा ऑपरेटर है, ये कैसा ऑपरेटर है। आपको एक एरर दे रहा है, कह रहा है बैड ऑपरेंड टाइप फॉर बाइनरी ऑपरेटर। तो ये जो ऑपरेटर है आपका, वो किस टाइप का ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर है। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे अगर a और b को हटा के मैं यहाँ पे लिख दूं 0 और 1, ठीक है। 0 और 1 जो है वो किस टाइप की वैल्यू है, बाइनरी टाइप की वैल्यू है। तो अभी आप देखिएगा, हमने रन कराया, कंपाइल कराना चाहते हैं हम फिर से, और फिर से एरर आए। तो अब इसका आप मतलब समझिएगा। कल हमने सेम तरीके से आपको रिलेशनल ऑपरेटर यूज करके दिखाया था और हमने बताया था कि जब हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं किसी भी 2 ऑपरेंड के बीच में, तो रिजल्ट क्या आता है। जब भी हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं 2 ऑपरेंड के बीच में, तो रिजल्ट किस टाइप का आता है, रिटर्न किस टाइप की वैल्यू आती है। क्यों, रिटर्न किस टाइप की वैल्यू आती है, रिलेशनल ऑपरेटर में रिटर्न किस टाइप की वैल्यू आती है, बुलियन टाइप की वैल्यू आती है। सबने वेरी गुड, सबने सही बताया, किस टाइप की वैल्यू आती है, बुलियन टाइप की वैल्यू आती है। वैसे ही लॉजिकल ऑपरेटर का भी जो रिटर्न टाइप होता है वो किस टाइप की वैल्यू आती है, बुलियन टाइप की वैल्यू आती है। तो लॉजिकल ऑपरेटर का काम क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर सबसे पहले तो लॉजिकल ऑपरेटर इज अ बाइनरी टाइप ऑपरेटर, that means this operator is used between 2 boolean type values, और it returns the result only true और फॉल्स। तो इसका भी जो रिटर्न टाइप है इन दोनों ऑपरेटर का, वो किस टाइप का है, ये जो ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर, ये ऑपरेटर भी जो है 2 बुलियन टाइप की वैल्यूज के बीच में यूज किया जाता है। और इसका जो रिटर्न टाइप होता है, इसका भी रिटर्न टाइप हमेशा बुलियन टाइप का आता है, मतलब की तो ट्रू की तो फॉल्स। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इट कैन बी यूज्ड within 2 boolean operands
वैल्यूज की जगह आप ऑपरेंड्स लिखिए तो ज्यादा सही होगा। 2 बुलियन ऑपरेंड्स और 2 रिलेशनल 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 स्टेटमेंट्स। 2 रिलेशनल स्टेटमेंट्स मतलब समझिएगा इसका। लॉजिकल ऑपरेटर का यूज आपकी तो 2 बुलियन वैल्यूज के बीच में कर सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया कि ट्रू एक बुलियन वैल्यू है एंड फॉल्स एक बुलियन वैल्यू है, या हम लिख सकते हैं ट्रू एंड ट्रू, या हम लिख सकते हैं ट्रू एंड फॉल्स, या फिर हम लिख सकते हैं फॉल्स एंड फॉल्स, या मतलब कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। लेकिन ये जो दोनों ऑपरेंड्स हैं जिसके बीच में हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, ये ऑपरेटर हमेशा किस टाइप का होगा? लॉजिकल ऑपरेटर होगा। इसका मतलब ये है जब आप 2 कंडीशंस को एक साथ, कंडीशंस कह लो या 2 रिलेशनल स्टेटमेंट कह लो या 2 बुलियन टाइप वैल्यू कह लो, उसको हम एक साथ यूज करेंगे। जैसे हमने रन कराया और एक बार फिर से कंपाइल कराते हैं, जावा सी एग्जाम्पल लॉजिकल डॉट जावा, रन कराया एंड ये बिल्कुल सही है। हमने लिखा जावा एग्जाम्पल लॉजिकल और रन कराया, रिजल्ट इज फॉल्स। कुछ तो रिजल्ट आ रहा है, अब कैसे आ रहा है वो आप बाद में समझिएगा। तो इसको हमेशा आप कैसे यूज करेंगे? 2 बुलियन टाइप की वैल्यूज के बीच में, या फिर हमने अगर यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐसे लिख दिया a इज ग्रेटर देन 0, तो ये कैसा स्टेटमेंट है? रिलेशनल स्टेटमेंट है। तो इस रिलेशनल स्टेटमेंट का भी तो रिजल्ट ट्रू या फॉल्स ही आएगा। तो आप अब इसको भी आप यूज कर सकते हो। जैसे a इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0, ये a और b वेरिएबल मैंने ऐसे ही बनाया था परी आपको दिखाने के लिए कि ये a और b इंट टाइप की वैल्यूज के बीच में यूज नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने बनाया था। जैसे हमने एक स्टेटमेंट लिख दिया a इज ग्रेटर देन 0, तो a इज ग्रेटर, a की वैल्यू 30 इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है? ट्रू। ये रिलेशनल स्टेटमेंट क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। ट्रू और एंड फॉल्स, तो ये बन गया ना एक लॉजिकल स्टेटमेंट। तो इस तरीके से लॉजिकल स्टेटमेंट हमेशा 2 बुलियन टाइप की वैल्यूज के बीच में यूज किया जाता है। आई होप सबको क्लियर होगा। अब हमें देखना है कि इन बुलियन टाइप की वैल्यूज के बीच में जो ये यूज किया जाता है तो इसका रिटर्न टाइप क्या आता है। हाँ, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो गेट्स पढ़ते हैं हम, लॉजिकल एंड गेट, लॉजिकल और गेट, वही है जो उसका रिटर्न टाइप होता है, वही इसका रिटर्न टाइप भी होता है। अब जैसे लॉजिकल एंड, पहले आप ये समझ गए कि लॉजिकल ऑपरेटर को हमेशा हम 2 बुलियन टाइप की वैल्यू के बीच में जावा में यूज करेंगे। इतना क्लियर है सबको? अब हम बात करते हैं कि अगर कौन सी वैल्यू ट्रू फॉल्स में क्या रहने पे क्या वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे अगर पहली वैल्यू ट्रू है एंड दूसरी वैल्यू भी ट्रू है और आपने इन दोनों के बीच में एंड का यूज किया, 2 वैल्यूज, इतना सबको समझ आया कि लॉजिकल का यूज हम हमेशा 2 बुलियन टाइप की वैल्यूज के बीच में करेंगे, या भी फिर कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसका रिटर्न बुलियन टाइप की वैल्यू है उसके बीच में भी आप कर सकते हैं। अब ट्रू एंड ट्रू जो होगा ये हमेशा रिटर्न करेगा क्या? ट्रू। ट्रू एंड ट्रू हमेशा रिटर्न करेगा क्या? ट्रू। मतलब अगर 2 वैल्यूज के बीच में आपने एंड लगाया हुआ है, लॉजिकल एंड, तो ये ट्रू सिर्फ तभी रिटर्न करता है जब बोथ साइडेड इसका क्या हो? ट्रू हो। मतलब ट्रू, फर्स्ट वैल्यू भी ट्रू होनी चाहिए, सेकंड ऑपरेंड भी ट्रू होना चाहिए, तब ये रिटर्न करेगा ट्रू। अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हो जाए तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। और का मतलब ये होता है कि हम दोनों बातों को एक साथ लेना चाहते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि मुझे जैसे मैं कहूं कि मुझे टेकपाइल से और ऑनलाइन समर ट्रेनिंग भी करना है और ऑफलाइन समर ट्रेनिंग भी करना है, एंड का मतलब होता है और। तो अगर मैं ऐसे बोलूंगी इसका मतलब है मैं दोनों को एक साथ लेना चाह रही हूँ, दोनों में से मैं किसी एक को ऑप्शन के तौर पे नहीं ले रही हूँ, मुझे दोनों करना है। अगर हम बोलेंगे और का मतलब ये होता है कि या फिर हम 2 के बीच में ऑप्शन बता रहे कि ये कर लो या ये कर लो। अगर मैं बोलूं कि मैं टेकपाइल से ऑनलाइन ट्रेनिंग करूंगी या ऑफलाइन ट्रेनिंग करूंगी, तो इसका मतलब है कि दोनों में से कोई एक करेंगे ना, या फिर दोनों भी कर सकते हैं। तो ये तरीका है इसका सोचने का। तो जब आप लगाते हो तो ये ट्रू सिर्फ तभी रिटर्न करेगा जब दोनों वैल्यूज क्या होंगी? ट्रू होंगी। दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हो जाएगा तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। लाइक फॉल्स एंड ट्रू, रिटर्न क्या आएगा? फॉल्स। लाइक ट्रू एंड फॉल्स, तो भी ये रिटर्न करेगा फॉल्स। लाइक फॉल्स एंड फॉल्स, तब भी ये रिटर्न करेगा क्या? फॉल्स। तो इस तरीके से एंड ऑपरेटर 2 ऑपरेंड्स के बीच में काम करता है।
अब हम बात करते हैं लॉजिकल और की। तो इसका सीधा उल्टा जैसे मैंने बताया, और का मतलब ये होता है या फिर, है ना, गिव मी दिस और दिस, तो इसका मतलब है मैं ऑप्शन बता रही हूँ कि तो ये दे दो कि तो वो दे दो। तो और से क्या होगा कि अगर आप दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू है, लाइक ट्रू एंड फॉल्स, क्या सॉरी एंड हमने यूज कर दिया, और हमें यूज करना था ट्रू और फॉल्स, क्या रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। लाइक हमने लिख दिया फॉल्स और ट्रू, तब भी ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। लाइक अगर दोनों ही ट्रू हो जाएं तो भी और सही बात है, हमने लिख दिया ट्रू और ट्रू, तो फिर तब भी क्या होगा, ट्रू। लेकिन ये फॉल्स सिर्फ तभी रिटर्न करता है जब दोनों ही इसके ऑपरेंड्स क्या हो जाते हैं, फॉल्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ट्रू में जब हम एंड ऑपरेटर की बात करते हैं तो ये ट्रू सिर्फ तभी रिटर्न करता है जब दोनों ऑपरेंड्स ट्रू हो, और ऑपरेटर में ये फॉल्स सिर्फ तभी रिटर्न करता है जब दोनों ऑपरेंड्स क्या हो, फॉल्स हो। तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक आपको और नॉट ऑपरेटर क्या है, ये किसी भी रिजल्ट को इट वर्क्स एज अ converter, like it converts true into false and false into true। ठीक है, तो इस तरीके से ये यूज होता है। अब जैसे क्या है कि अभी मैं इसका आपको बहुत सारा एग्जाम्पल बता दूंगी, जैसे कि आप समझिएगा, हाँ, जैसे अब कि आप समझिएगा, मान लीजिए हमने दो स्टेट पे, सबको देखना है इधर और सबको समझना है कि ये सभी लोग लिख लेना जिसको लिखना होगा, और सभी लोग मुझे ये बताना। जैसे मान लो हमने यहाँ पे ये हमने यूज किया लाइक a is greater than 0 and b is greater than 100, b is greater than 100। दूसरा स्टेटमेंट बताती हूँ, हमने यूज किया a इज ग्रेटर देन 100 एंड b इज लेस देन 100। तीसरा स्टेटमेंट हमने लिखा a, बताओ इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, a इज ग्रेटर देन 100 एंड b इज ग्रेटर देन 100, रिजल्ट बताओ क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा। हाँ, तो इस तरीके से, जैसे वेरी गुड, सब लोग सही बता रहे हो। जैसे आप एक एक को पहले एग्जीक्यूट करिए, अगर बीच में आपने लॉजिकल ऑपरेटर लगाया है तो पहले यहाँ जो इसके राइट साइड है वहां पे भी ट्रू आना चाहिए, और जो इसके लेफ्ट साइड है वहां पे भी क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो पहले हम देखेंगे a इज ग्रेटर देन 0, यहां से देख लो a और b की वैल्यू, तो a इज ग्रेटर देन 0, 30 इज ग्रेटर देन 0, यस इट इज वेरी ट्रू, 30 है 0 से बड़ा। एंड b की वैल्यू क्या है, 50 इज ग्रेटर देन 100, नो इट इज फॉल्स। तो अगर ट्रू एंड फॉल्स दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हो गया और बीच में आपने एंड लगाया है तो ये रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। ऐसे ही अगर हम लिखें a इज ग्रेटर देन 100, दैट मीन्स 30 इज ग्रेटर देन 100, 30 इज ग्रेटर देन 100 एंड b की वैल्यू है 50 इज लेस देन 100, तो 30 इज नॉट ग्रेटर देन 100, दैट मीन्स दिस इज फॉल्स एंड 50 इज लेस देन 100, यस इट इज ट्रू। दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हो गया, इट विल रिटर्न फॉल्स। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर का, इस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर एग्जीक्यूट होता है। और हाँ, और जैसे कि अगर हम इसका ज्यादातर हम यूज कहाँ करते हैं, तो इसका ज्यादातर हम यूज करते हैं कंडीशंस को एक साथ जोड़ने के लिए। जैसे मैं अगर दो कंडीशंस को एक साथ जोड़ने की कोशिश करूं एक स्टेटमेंट में, मैं कहूं कि मैं कहूं, अगर सपोज करिएगा, जैसे मैंने लिखा कि दो कंडीशंस को मैं एक स्टेटमेंट में जोड़ने की कोशिश करूं, ये इफ का मैंने ब्लॉक बनाया। कंडीशन में क्या कह रही हूं, मैं कह रही हूं कि हमारे पास एक वैल्यू है, हमारे पास एक वैल्यू है a की और इसकी वैल्यू है 20। आपको प्रिंट करना है कि a इज इवन, आपको प्रिंट करना है a इज इवन, ये एक मैसेज है, a इज इवन। कब ये प्रिंट करना है, ये स्टेटमेंट है लेकिन इसके ऊपर कंडीशंस दो हैं। कौन कौन सी कंडीशन है,
पहला कंडीशन हमारा ये है कि ए शुड बी पॉजिटिव, ए शुड बी पॉजिटिव, ए शुड बी पॉजिटिव, और दूसरा कंडीशन ये है ए शुड बी इवन, ए शुड बी इवन। इवन का मतलब होता है कि ए शुड बी कंप्लीटली डिवाइडेड बाई, ए शुड बी कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 2। तो जब हम 2 से डिवाइड करें तो रिजल्ट इसका 0 के बराबर आए। तो ये दोनों कंडीशंस, इस कंडीशन का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ ए शुड बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होने का मतलब होता है 0 या 0 से बड़ा। तो इस कंडीशन को हम कैसे लगाएंगे, ए शुड बी पॉजिटिव ऐसे। दूसरा कंडीशन है ए शुड बी कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2, मतलब जब हम ए की वैल्यू को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचे, 0, रिमाइंडर निकालना है। और रिमाइंडर किस ऑपरेटर से निकलता है, मॉड्यूलर ऑपरेटर से। तो ए को जब डिवाइड करें, मतलब मॉड्यूलर डिवाइड करें 2 से, मतलब रिमाइंडर चेक करना है, तो हमें रिजल्ट किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। ये दो कंडीशंस हैं, इन दो कंडीशंस को एक साथ जोड़ना है, एक साथ लिखना है। तो उसके लिए लिखेंगे कि ए की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए एंड और ए की वैल्यू इवन होनी चाहिए। इवन का मतलब है ये। तो उस टाइम पे ये दो कंडीशंस को हमने एक साथ जोड़ा, अगर ये दोनों ही ट्रू हैं तो उस टाइम पे प्रिंट क्या होगा, स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट होगा, ब्लॉक क्या बनेगा। तो हमने लिख दिया system डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पे हमने लिख दिया एक मैसेज दैट इज ए इज इवन। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है आपका लॉजिकल ऑपरेटर का। बात समझ आ गई सबको, है ना। तो इस तरीके से हम एंड और को कंडीशंस को देखते हुए अप्लाई करते हैं। एंड होगा कि और होगा, दो कंडीशंस को कैसे जोड़ें, और ये सारी बात ऐसे होती है। समझ आया सबको। तो लाइक इसको रन कराना है, ठीक है, इसको हम रन करा देते हैं। अगर कोई देखना चाहता है तो जैसे हमने लिखा, इसको मैं हटा देती हूँ, ये जो स्टेटमेंट्स हमने लिखा हुआ था। और ए की वैल्यू पहले से ही हमने 20 दे रखी है। चलो हम ए की वैल्यू 20 कंपाइल टाइम से हटा के हम इसको रन टाइम पे दे देते हैं। तो रन टाइम पे देने के लिए हमें सबसे फर्स्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा एक पैकेज जिसे हम कहते हैं java.util.scanner, और फिर हम बनाते हैं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। हमने लिखा स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और इसमें हम पास करेंगे ऑब्जेक्ट जो कि होगा system डॉट इनपुट, और यहाँ पे हम एक मैसेज देते हैं। हमने लिखा system डॉट आउट डॉट println, और मैंने एक मैसेज दिया प्लीज इंटर अ वैल्यू ऐसे। और मैंने क्या किया, इनपुट कराते हैं। हमने लिखा a इक्वल्स टू, ए की वैल्यू कहाँ से आएगी, अब रन टाइम पे आएगी, तो हमने लिख दिया in नॉट in, ऑब्जेक्ट नेम इज sc डॉट इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो फंक्शन काम करेगा नेक्स्ट इन। और फिर हमने इसको रन कराया, लाइक यहाँ पे पहले से रन है, पहले कंपाइल कराते हैं और फिर रन कराते हैं। प्लीज इंटर अ वैल्यू, मैंने इनपुट कर दिया -20, पहला वाला कंडीशन गलत हो गया, -20 का मतलब है कि जो है ये पॉजिटिव नहीं है, इवन तो है लेकिन पॉजिटिव नहीं है। रन कराया और आंसर कुछ नहीं आया। हमने इनपुट किया 20 और एक सेकेंड, सॉरी गलत हो गया, फिर से रन कराना पड़ेगा। डायरेक्ट हमने 20 लिख दिया। हमने इनपुट किया 20 और आप देख सकते हो रिजल्ट आया ए इज इवन। तो इस तरीके से आपका लॉजिकल ऑपरेटर रन होता है। क्लियर है सबको? लॉजिकल ऑपरेटर सबको क्लियर है? नेक्स्ट ऑपरेटर बताएं। अब नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर और बीटवाइज ऑपरेटर। देखो असाइनमेंट ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो सबसे आसान जो ऑपरेटर है वो है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। सबसे अगर आसान ऑपरेटर है कोई हमारा तो वो है कौन सा ऑपरेटर? असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या मतलब होता है? नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर बता दें, जैसे देखो नॉट ऑपरेटर क्या करता है, मान लो हमने यही प्रोग्राम बनाया, ठीक है, जब भी तुम यूजर इनपुट जब भी हम लोग कराते हैं ना प्रोग्राम में, तो चेक करके देखते हैं कि हमारा ये लॉजिकल सही है कि नहीं है। देखो मान लो हमने ऐसे कर दिया, इस पूरे स्टेटमेंट को एक ब्रैकेट में लिया और इसके पहले हमने लगा दिया नॉट। अब समझना, जैसे
मान लो ए की वैल्यू के हिसाब से ही तो कंडीशन लिखी गई है ना, कंडीशन में बस ए की वैल्यू का यूज किया गया है, तो हम मान के चलते हैं कि अगर ए की वैल्यू हमने इनपुट कराया 20, ठीक है, तो अगर हमने 20 इनपुट कराया तो ये कंडीशन क्या कैसे चलेगा वो देखिएगा। 20 हमने कराया तो पहली कंडीशन हो जाएगी कि 20 इज ग्रेटर देन 0, यस इट इज ट्रू, एंड 20 मॉड्यूलर डिवाइड बाई 2, जब 20 को 2 से मॉड्यूलर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0, तो 0 इक्वल इक्वल 0, यस इट इज वेरी ट्रू, तो हमने लिख दिया ट्रू। अब ट्रू और ट्रू के बीच में जब एंड ऑपरेटर लगता है तो इसका एक रिजल्ट आता है ट्रू, मतलब इस पूरे को आप हटा दीजिए और इसकी जगह पे लिख दीजिए ट्रू, इस पूरे का रिजल्ट आएगा ट्रू। किस केस में? अगर आपने ए की वैल्यू 20 इनपुट किया इस केस में, लेकिन हमने ट्रू के पहले ऐसे लगा दिया नॉट, तो अब ये पूरा ट्रू बदल जाएगा किसमें? फॉल्स में। तो अब इफ के पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? फॉल्स। मतलब अगर आप 20 इनपुट करोगे तो आपको कुछ भी प्रिंट होके नहीं दिखेगा, इफ का ब्लॉक स्किप हो जाएगा। अगर मान लो हमने इनपुट किया 21, तब देखिएगा कैसे एग्जीक्यूट होगा। फिर से एक बार समझाती हूँ जिसे समझ नहीं आया। 21 is greater than or equals to 0, yes it is true, and 21 मॉड्यूलर डिवाइड बाई 2 जब करोगे तो रिजल्ट आएगा 1, तो 1 इक्वल इक्वल 0, नो इट इज फॉल्स, 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। ट्रू और फॉल्स के बीच में जब एंड ऑपरेटर लगता है तो इसका एक रिजल्ट आता है फॉल्स, ये कुछ ऐसे एग्जीक्यूट होगा। लेकिन फॉल्स के पहले हमने एक ऑपरेटर लगा दिया नॉट, इसका मतलब अब इस पूरे का रिजल्ट आ जाएगा, फॉल्स को बदल देगा ट्रू में, तो मतलब इफ के पास आ गया ट्रू, मतलब ये प्रिंट हो जाएगा किस केस में? अगर आप 21 इनपुट करो इस केस में, तो जो आप अगर जो भी स्टेटमेंट आपने लिखा है उसके रिजल्ट को कन्वर्ट करना चाहते हो, इन्वर्ट करना चाहते हो, ऐसे हम कहते हैं इन्वर्टर ऑपरेटर, तो इन्वर्ट करना चाहते हो तो हम यूज करते हैं नॉट का। क्लियर है? ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में बदल देता है। तो इस तरीके से ये ऑपरेटर्स हमारे काम करते हैं, आप कहीं भी यूज कर सकते हो जहां पे आपको समझ आता है। अब आप समझिएगा जो हमने बताया असाइनमेंट ऑपरेटर सबसे इजीएस्ट ऑपरेटर है। एक चीज और है मैं बता दूं आपको कि तरीका ये है कि अगर आपने दो ऑपरेंड्स के बीच में एंड का यूज, लॉजिकल एंड का यूज किया है, तो उस केस में अगर पहली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए, पहला ही स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए, जैसे मान लीजिए कि ए की वैल्यू अगर 0 से बड़ी ना हो, जैसे ए की वैल्यू हो जाए -21, तो उस केस में ये दूसरा वाला कंडीशन चेक ही नहीं करता, क्योंकि पहले से कंपाइलर को पता है कि अगर पहला कंडीशन फॉल्स हो गया इन द केस ऑफ एंड ऑपरेटर तो फिर रिजल्ट तो फॉल्स ही आना है ना, तो दूसरे वाले कंडीशन को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक ये भी तरीका है। और यहाँ पे मैं बताने जा रही थी आपको असाइनमेंट ऑपरेटर, द इजीएस्ट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर is used to initialize the value to a variable, ठीक है। तो that means कि on right side there should be only one ऑपरेंड या कह सकते हो वेरिएबल, ऑपरेंड और वेरिएबल, ठीक है। on left side there may be a expression, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर का काम है। दैट मीन्स एक सिंपल सा डिफिनीशन ये है, इट इज यूज टू initialize the left hand side value to the right hand side ऑपरेंड, ठीक है। इक्वल्स टू हम सब जानते हैं, जब भी हम इक्वल का यूज करते हैं तो एक लेफ्ट हैंड साइड हो जाता है, एक राइट हैंड साइड का पार्ट हो जाता है। जैसे हमने लिख दिया a इक्वल्स टू 10, एक लेफ्ट ये हो गया आपका जो है, ओके एक सेकेंड शायद मैंने गलत लिख दिया, ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ओके on left hand side there should be only one operand, on right hand side उल्टा लिख दिया था, it used to initialize the right hand side value to the left hand side of, जैसे
a इक्वल्स टू 10। अब 10 जो है वो क्या है, एक वैल्यू है। इस वैल्यू को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं किसमें, a वेरिएबल में। तो हमने बोला कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक ऑपरेंड होना चाहिए, मतलब इट इज राइट। लेकिन हम लिखते हैं a प्लस 10 इक्वल्स टू b। तो क्या ये स्टेटमेंट हमारा सही है क्या? नो, दिस स्टेटमेंट इज इनवैलिड। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लाइक लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक ऑपरेंड हो, a इक्वल्स टू a प्लस 10 प्लस b मल्टीप्लाई बाई 20। तो यहाँ पे पूरा एक एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन पहले एग्जीक्यूट होगा और फिर इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट इनिशियलाइज हो जाएगा किसमें, जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल। सबको क्लियर है? तो इस तरीके से बहुत छोटा सा ऑपरेटर है इक्वल्स टू, लेकिन बहुत काम का ऑपरेटर है। और जब भी हम इक्वल का यूज करते हैं तो पहले कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, पहले कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होता है, लेफ्ट हैंड साइड का कि राइट हैंड साइड का? खुद से सोच के बताइए। जब भी हम इक्वल का यूज करते हैं तो पहले कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होता है, राइट हैंड साइड का कि लेफ्ट हैंड साइड का? पहले कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होता है, राइट हैंड साइड का कि लेफ्ट हैंड साइड का? तो हम कहेंगे पहले राइट हैंड साइड का जो पार्ट है हमारा वो एग्जीक्यूट होता है। हाँ, तो जब भी हम इक्वल का यूज करते हैं हमेशा आप ये ध्यान रखिए, जब आप देखोगे रिटर्न टाइप के फंक्शंस बनाए जाते हैं उसमें भी ये कॉन्सेप्ट बहुत होता है, पहले राइट हैंड साइड पे जो कुछ लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, फिर उसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में इनिशियलाइज हो जाएगी। ठीक है, तो पहले राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होता है इन केस ऑफ इक्वल्स टू इज अ असाइनमेंट ऑपरेटर दैट इज यूज्ड टू असाइन द वैल्यू। अब असाइनमेंट ऑपरेटर में और बहुत सारे ऑपरेटर्स आते हैं जिन्हें हम कंपाउंड ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि चलो बता दूंगी कभी बाद में, जिसमें आता है प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई बाई इक्वल्स टू, इस तरीके के कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर हमें पढ़ना है बीट वाइज ऑपरेटर। अब देखो बीट वाइज ऑपरेटर का यूज ना हम लोग बहुत कम करते हैं, बीट वाइज ऑपरेटर का यूज हम लोग बहुत कम करते हैं क्योंकि बीट वाइज ऑपरेटर जो है ये बाइनरी वैल्यूज पे ये किसी भी ऑपरेंड पे यूज हो सकता है, लेकिन ये क्या करता है कि पहले उस ऑपरेंड को कन्वर्ट करता है किसमें, बाइनरी वैल्यू में, फिर बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे ये प्रोग्राम मैंने कॉपी करके यहाँ पे लिख दिया था, लॉजिकल के नीचे ये देख सकते हो। मैं इसीलिए आपसे कहती हूँ कि लॉजिकल, जैसे लॉजिकल ऑपरेटर लिखा, डिफिनीशन लिखा, कुछ समझने के लिए अपनी चीजें लिखी और उसके बाद हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल भी लिख लिया, तो इस तरीके से, और नीचे इसका आउटपुट भी लिख लिया तो आपको थोड़ा सा क्लियर रहेगा। आप एग्जाम्स में भी ऐसे ही लिखा करें तो आपको चीजें क्लियर रहेंगी। अब बीट वाइज ऑपरेटर जो है वो हमेशा बाइनरी ऑपरेशंस के लिए यूज किया जाता है। जैसे बाइनरी ऑपरेशंस का मतलब समझिएगा, जैसे हमने क्या किया, बहुत कम यूज किया जाता है क्योंकि आमतौर पे डेवलपमेंट में बाइनरी वैल्यूज बहुत कम ही आती हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया इंटीजर a इक्वल्स टू 4 कॉमा b इक्वल्स टू 5, मैं ऐसे ही आपको बस समझा रही हूँ। और यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया बीट वाइज ऑपरेटर कौन सा है, बीट वाइज ऑपरेटर जैसे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वैसे बीट वाइज ऑपरेटर्स हैं, जैसे एंड और एक एक बार लिखा जाता है, एक बार एंड, एक बार और नॉट ऑपरेटर के लिए हम बनाते हैं ये टिल्ड वाले को हम कहते हैं नॉट। तो ये कुछ ऑपरेटर्स हैं बीट वाइज ऑपरेटर। अब कैसे यूज होता है, जैसे हमने लिख दिया ए एंड बी, अच्छा मैंने ऐसे लिखा ए एंड बी, तो क्या आएगा रिजल्ट, रिजल्ट कुछ आएगा कि एरर आएगा? कुछ रिजल्ट आएगा कि एरर आएगा? हाँ वेरी गुड, तो एरर आएगा। अगर हमने लिखा ए एंड बी, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, हमने लिखा ए एंड बी, तो ए एंड बी अगर आपने लिखा तो उस केस में क्या होगा, हम रन कराते हैं और आपको कुछ अलग सा वैल्यू देखने को मिलेगा। जैसे हमने रन करा, हमने लिखा जावा सी एग्जाम्पल लॉजिकल डॉट जावा, रन कराया, कंपाइल कराया और फिर रन कराया, हमने लिखा एग्जाम्पल लॉजिकल और कंपाइल कराया, वैल्यू इज 4। ये 4 कैसे आ गया, तो इसको हम कहते हैं जो आपने वैल्यू लिखा एंड, ये एंड ऐसे नहीं हो रहा है,
जिस भी वैल्यू पे आप एंड लगा रहे हो पहले ये उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। जैसे अगर आप कभी बाइनरी कन्वर्जन पढ़ोगे, डेसिमल टू बाइनरी, अभी ये डेसिमल वैल्यूज हैं, आप इन्हें बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 4 का मतलब होता है 100 और 5 का मतलब होता है 101। फिर ये इस वैल्यू पे परफॉर्म करेगा एंड ऑपरेटर, बीट वाइज एंड, मतलब एक एक बीट को उठाएगा और उन दोनों के बीच में एंड करेगा, फिर एक एक बीट को उठाएगा फिर उसके बीच में एंड करेगा, और फिर जो रिजल्ट आएगा वो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेगा और प्रिंट करेगा। तो अब बीट वाइज एंड 0 एंड 1, 0 को समझना फॉल्स और 1 को समझना ट्रू। अगर इन दोनों के बीच में हम लोग एंड करेंगे 0 और 1 के बीच में तो क्या आएगा? ट्रू फॉल्स से समझ के बताओ। अभी लॉजिकल वाले में बताया था ना, 0 एंड 1 के बीच में अगर आप फॉल्स एंड ट्रू, क्या आता है? फॉल्स आता है, तो इसका मतलब हो गया 0। ऐसे दोनों अगर फॉल्स रहे, फॉल्स एंड फॉल्स, तो रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स, मतलब फिर से आएगा 0। ट्रू एंड ट्रू, रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू, ट्रू का मतलब है 1। बात समझ आया? तो अब 100 को ये कन्वर्ट करेगा डेसिमल में, तो फिर जब 100 का डेसिमल निकालोगे तो आता है 4, तो इसलिए इसकी वैल्यू देगा ये 4। तो ये इस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। तो बीट वाइज ऑपरेटर का यूज वैसे हम लोग कम ही करते हैं। यहीं पे अगर हम इन दोनों के बीच में और लगा देंगे, ठीक है, नहीं लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है, ये लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है सिर्फ अगर ये लॉजिकल ऑपरेटर होता है ना तो ये ए और बी पे परफॉर्म ही नहीं होता, क्योंकि ए और बी इंटीजर टाइप वैल्यू है। लॉजिकल ट्रू फॉल्स पे अप्लाई होता है। तो इस तरीके से अब जैसे कि और के कंडीशन में बताना, अगर इन दोनों के बीच में हम और ऑपरेटर परफॉर्म करें, ये वाला इसको हम कहेंगे और। बीट वाइज का यूज हम बाइनरी ऑपरेशन के लिए करते हैं। जब बाइनरी बीट वाइज बाइनरी ऑपरेशन में एंड करना हो, बाइनरी ऑपरेशन में और करना हो, तो बीट वाइज का यूज होता है। जैसे मान लो कि और के केस में बताना, 0 को समझना फॉल्स और 1 को समझना ट्रू, तो फॉल्स और ट्रू क्या होता है? क्या आएगा? फॉल्स आएगा कि ट्रू आएगा? फॉल्स और ट्रू, ट्रू आएगा। दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए तो ट्रू आएगा। और के केस में हमने लिख दिया 1। अब दूसरा वाला बताना, फॉल्स और फॉल्स। फॉल्स और फॉल्स का मतलब क्या होगा? ट्रू की फॉल्स? फॉल्स और फॉल्स का मतलब होगा फॉल्स, फॉल्स का मतलब होता है 0। ऐसे ही ट्रू और ट्रू, ट्रू और ट्रू, जब दोनों ट्रू होगा तो दोनों ही केस में, एंड के केस में और के केस में आएगा ट्रू। तो 101 ये किस डेसिमल का बाइनरी है? 101 किस डेसिमल का बाइनरी है? 5 का। तो अगर आप इन दोनों के बीच में लगा दोगे और ऑपरेटर तो आंसर आएगा 5। तो जैसे देख लो, इसके बीच में आप और लगा के देख लो, ऐसे हमने कर दिया, सॉरी ऐसे हमने कर दिया, तो इसका रिजल्ट क्या आता है वो हम एक बार चेक करना चाहेंगे। हमने रन कराया और यहाँ पे हमने दे दिया जावा सी, पहले कंपाइल कराते हैं, एग्जाम्पल लॉजिकल डॉट जावा। अब क्लास फाइल बन गई होगी। अब हम इसको रन कराते हैं, एग्जाम्पल लॉजिकल, रन कराए एंड आंसर इज 5। तो इस तरीके से ये जो भी डेसिमल वैल्यू पे इनको रखोगे ना, ये पहले उसे बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, फिर एक एक बीट को उठा के उसके बीच में ऑपरेशन करेगा, फिर उसे डेसिमल में कन्वर्ट करेगा, फिर आउटपुट के रूप में दिखाएगा, जिसका यूज हम बाइनरी ऑपरेशंस के लिए करते हैं। ओके, लिखवा देती हूँ, थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं इसको, ठीक है। देखो, तो जैसे कि हमने रन कराया, ये रहा हमारा प्रोग्राम। अब बीट वाइज ऑपरेटर, बीट वाइज ऑपरेटर, बीट वाइज ऑपरेटर is only used for binary operations, if you are using bitwise operator between two integer or float type values, then firstly it will convert those decimal values, those decimal values to binary value। binary value का मतलब है 0 1 के फॉर्म में वैल्यू, and then will perform
and then will perform bitwise operations like bitwise and or bitwise bitwise ठीक है। तो अब बीट वाइज एंड और का भी आप लोग जानते हो क्या होता है, इसमें दो ऑपरेटर्स आते हैं, एक है ये जिसे हम कहते हैं बीट वाइज एंड, एक बार एंड लिखते हैं, इसे हम कहते हैं बीट वाइज एंड, और एक बार हम लिखते हैं और ऐसे स्ट्रेट लाइन, इसको हम कहते हैं बीट वाइज और एक बार जैसे नॉट ऑपरेटर है लॉजिकल में, वैसे यहाँ पे होता है ये जिसे हम कहते हैं बीट वाइज नॉट। ठीक है, तो बीट वाइज नॉट जो है वो सिर्फ एक ही ऑपरेंड पे यूज होता है, जैसे कि ये कन्वर्ट कर देगा ट्रू फॉल्स को, चलो इसको हम बाद बताएंगे। जैसे मान लो इसको कैसे यूज करते हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लो हमने लिख दिया सिस्टम, या आप बाद में देख लेना, कभी ऐसा टास्क आया तो जरूर बताएंगे, ठीक है, अभी कंफ्यूज करेगा। तो आप इसको ऐसे लिख लो और इसको ऐसे समझ लो। तो ये है कुछ ऐसे ऑपरेटर्स जिनको हम यूज करते हैं कि इस पे आप इंटीजर पे भी यूज कर सकते हो, आप फ्लोट पे भी यूज कर सकते हो, आप डायरेक्ट डेसिमल पे भी यूज कर सकते हो, लेकिन पहले ये उसे बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, फिर आपका ऑपरेशन करेगा, फिर उस वैल्यू को जो भी बाइनरी वैल्यू होगी उसे डेसिमल में कन्वर्ट करेगा, फिर आउटपुट के रूप में दिखाएगा। तो इस ऑपरेटर को हम कहते हैं बीट वाइज ऑपरेटर। बीट वाइज लाइक बाइनरी ऑपरेशंस के लिए इसका हम यूज किया करते हैं। जिसे लिखना होगा वो लिखेगा। अभी मैं सबको स्क्रीनशॉट दे दूंगी, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब एक ऑपरेटर हमारे पास लास्ट ऑपरेटर है जिसे हम कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर, या इसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, अब ये समझिएगा आप कैसे ये यूज होता है। ये तीसरा, चौथा और बीट वाइज ऑपरेटर बताया था, असाइनमेंट ऑपरेटर पांचवा, और फिर उसके बाद एक और ऑपरेटर बीट वाइज बताया था, ये छठवां, और अब बताने जा रहे हैं सातवां। तो हम बता रहे हैं आपको एक ऑपरेटर जिसे हम कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर कैसे यूज होता है? देखो, कंडीशनल ऑपरेटर में दो सिंबल्स आते हैं। पहला सिंबल है क्वेश्चन मार्क और दूसरा सिंबल है कॉलन। एक स्टेटमेंट होता है इफ इल्स, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, बात समझिएगा। जब हम अपने प्रोग्राम की लाइंस को, जैसे मान लो हमने एक प्रोग्राम लिखा, हमने लिखा सिस्टम, जैसे मान लो हमने ये वाली लाइन लिखी, मान लो हमने ये प्रोग्राम, अब आप सभी लोग सोच के बताइएगा, और जो नहीं सोच पाए वो भी बताएगा। जैसे मान लो हमने ये 2 लाइन का प्रोग्राम लिखा, मान लो हमने ये 3 लाइन का प्रोग्राम लिखा, और हमने इसमें एक लाइन में हमने लिख दिया हेलो। ठीक है, आप मुझे बताओ कि कंपाइलर को मिनिमम कितने लाइंस एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे इस प्रोग्राम में? बस आप इतने को देख के बताइएगा जो हमने स्टैटिक के अंदर लिखा है। मिनिमम कंपाइलर को हर बार मिनिमम कितनी लाइंस एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी? कंपाइलर को मिनिमम हर बार कितनी लाइंस एग्जीक्यूट करनी पड़ेंगी? 1। अच्छा, 1 2 ना, कितनी लाइंस एग्जीक्यूट करनी पड़ेंगी मिनिमम? एक नितिन ने बताया 3, किसी ने बताया 2। देखो, कंपाइलर को मिनिमम, अगर आप जिसे हम कहते हैं बेस्ट केस, अगर आप बेस्ट केस भी इस प्रोग्राम का देखोगे कि मिनिमम कितनी लाइंस इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे 3। क्योंकि इस प्रोग्राम में 3 लाइन लिखी गई हैं, और ऐसा कोई कंडीशन नहीं आएगा, ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब कंपाइलर बिना इन तीनों को एग्जीक्यूट किए बाहर निकल जाए। तो अगर इस प्रोग्राम को कंपाइलर जब भी रन करेगा तो मिनिमम उसे कितनी लाइन एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी? 3, और मैक्सिमम भी कितनी लाइन एग्जीक्यूट करनी पड़ेंगी? 3। बात समझ आई?
मिनिमम कितनी लाइन एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी? 3। मैक्सिमम भी कितनी लाइन एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी? 3। मतलब वर्स्ट केस और बेस्ट केस इसमें दोनों होगा 3-3 लाइन का। ठीक है, अगर मैं ये एक प्रोग्राम लिखूं, मैं लिखूं इफ, मान लो, चलो इसको मैं हटाती हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ लिखूं इफ ए इज ग्रेटर देन, या मान लो हमने लिख दिया ए की वैल्यू को यहां से हटा देते हैं, मैंने लिख दिया स्कैन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और यहां लिख दिया हमने सिस्टम डॉट इनपुट। ठीक है, अब मुझे बताएगा, आप जो समझा वो मुझे बताएगा। हमने लिखा ए इक्वल्स टू एस स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, तो हमने लिखा इफ ए इज ग्रेटर देन 0, तो हमने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हमने लिखा दिस इज इफ ब्लॉक, फिर हमने लिखा ए इज पॉजिटिव। बताइए इस प्रोग्राम में कंपाइलर का मिनिमम कितनी लाइन एग्जीक्यूट करनी पड़ सकती है? मिनिमम कितनी लाइन एग्जीक्यूट करनी पड़ सकती है और मैक्सिमम कितनी लाइन एग्जीक्यूट करनी पड़ सकती है? मिनिमम कितनी लाइन एग्जीक्यूट करनी पड़ सकती है, तो आप मेरी बात समझिएगा। तो मिनिमम जो लाइंस होंगी उसकी वो ये हो सकती है कि हो सकता है कि हमारे प्रोग्राम में जैसे आप सब लोग सही बता रहे हो सकता है कि हमारे प्रोग्राम्स में ए की वैल्यू माइनस में आ जाए, हो सकता है, क्योंकि हम यूजर इनपुट करा रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है कि यहाँ पे यूजर ने वैल्यू ए की वैल्यू को निगेटिव में इनपुट कर दिया, जैसे ए की वैल्यू को इनपुट कर दिया -20, उस टाइम पे ये कंडीशन गलत हो जाएगा। अगर ये कंडीशन गलत हो जाएगा तो ये दोनों लाइन्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। और अगर ये हो सकता है कि ए की वैल्यू पॉजिटिव हो तो फिर ये दोनों लाइन्स भी एग्जीक्यूट होंगी। तो बेस्ट केस इसका क्या होगा, जिसे हम कहेंगे मिनिमम कितनी लाइन्स एग्जीक्यूट होंगी, तो वो हो गया 1, 2, 3 और ये एक लाइन 4। और अगर कंडीशन सही हुआ तो उस टाइम पे हो जाएंगी 6, मतलब ये चारों तो होंगी ही और साथ साथ ये दोनों भी हो जाएंगे। ठीक है, इसे हम कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। मतलब जब हमारे स्टेटमेंट कंडीशंस के हिसाब से कंट्रोल किए जा रहे हो कि मिनिमम कितने एग्जीक्यूट होंगे, मैक्सिमम कितने एग्जीक्यूट होंगे, तो जब आप इसे हम कहते हैं इफ कंडीशंस, हम इसी को कहते हैं, ऐसा ही एक इफ इल्स होता है, ऐसा एक लैडर इफ इल्स होता है। तो ये बात सबको समझ आई होप कि सबको समझ आई होगी। अगर हम इसी को देखें, इसी इफ इल्स का एक शॉर्टकट देखें, जब हम आपको इफ इल्स पढ़ाएंगे तो बताएंगे, तो इसी इफ इल्स को एक लाइन में लिखने का तरीका है एक ये कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, लेकिन वो आप कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज इफ इल्स के जगह पे आप कंडीशनल का यूज कर सकते हो सिर्फ तब यूज कर सकते हो जब इफ के अंदर लिखी हुई जो टोटल लाइन्स है वो बस एक लाइन का स्टेटमेंट हो, और ऐसे ही इल्स के अंदर लिखा हुआ बस एक लाइन का स्टेटमेंट हो। ये आप आगे समझ जाओगे जब इफ इल्स पढ़ोगे। तो अभी के लिए बस आप ऐसे नॉर्मली समझ लो कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो इफ इल्स का एक ऑप्शनल है। पहला तो बात ये हो गया, और दूसरी बात ये है कि इसका यूज हम क्यों करते हैं, कंडीशन लगाने के लिए, कंडीशन के आधार पे दो में से कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराने के लिए, कंडीशन के आधार पे दो में से कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराने के लिए। रट लीजिए आप, कंडीशनल स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं दो स्टेटमेंट में से कंडीशन के आधार पे कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराने के लिए। कंडीशनल स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं दो स्टेटमेंट में से कंडीशन के आधार पे कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराने के लिए। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट जब भी आप लगाओगे तो आप लिखोगे दो स्टेटमेंट, लेकिन उसमें से एग्जीक्यूट होगा एक बार में एक ही स्टेटमेंट। क्लियर है? कैसे लिखते हैं इसको और कहां पे लिखते हैं इसको? जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले हमने लिखा मैम एग्जाम से पहले ज्यादा से ज्यादा पढ़ा दीजिए, क्लास में ठीक से नहीं पढ़ाया, केवल कोचिंग में ठीक से पढ़ाते हैं। कौन सी कोचिंग करती हो तुम? कौन सी कोचिंग करती हो तुम? पहले मुझे ये बताओ।
execute one statement out of two statements, two given statements, statements based on a condition. Conditional statement is a optional of if else statement. ठीक है. सिंटैक्स कैसे हम इसका यूज करते हैं, तो इसका हम यूज करते हैं कुछ ऐसे. जैसे मैं आपको एक स्टेटमेंट बताऊं. सबसे पहले तो मैं अगर आपसे बोलूं कि आपके पास एक वैल्यू है. जैसे अभी आपके पास एक वैल्यू थी ए की वैल्यू है, ए की गिवन वैल्यू कुछ भी हो सकती है. अगर ए की वैल्यू 0 से बड़ी है तो आपको प्रिंट कराना है ए इज पॉजिटिव, और अगर ए की वैल्यू 0 से छोटी है तो आपको प्रिंट कराना है ए इज नेगेटिव. जैसे कि तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट हो गई. एक बार में एक ही वैल्यू हो सकती है ना, कि तो पॉजिटिव हो सकती है कि तो नेगेटिव हो सकती है ना. तो दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट का. जैसे हमने कहा कि एक आदमी है उसका एज है. एक आदमी है उसका एक एज है. एज क्या है हमें नहीं पता. अब हमें बताना है इस एज के हिसाब से हमें बताना है दो स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट प्रिंट कराना है. पहला स्टेटमेंट है कि एलिजिबल फॉर वोटिंग, वोट डालने के लिए एलिजिबल है, या फिर आपको प्रिंट कराना है नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग. नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग. तो आप खुद सोचिए कि एक आदमी का अगर हम एज देंगे, जैसे हमारा आपका किसी का भी, एक बार में अगर एक आदमी का एज देंगे तो दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ना, एज के हिसाब से, कि तो वोट डालने के लिए एलिजिबल होगा या फिर वोट डालने के लिए एलिजिबल नहीं होगा. तो अगर ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं कहाँ पे, या किसके हिसाब से, कंडीशनल स्टेटमेंट के हिसाब से. जैसे सिंटैक्स क्या है इसका, सिंटैक्स हम पहले लगाते हैं कंडीशन. जो भी आपके पास कंडीशन है, कंडीशन हम उस स्टेटमेंट को कहते हैं जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आता है. इतना आप सबको क्लियर है. कल भी मैंने बताया था जब रिलेशनल स्टेटमेंट पढ़ाया था. और कंडीशन के बाद हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क. जैसे हम पूछ रहे हो क्या ये कंडीशन ट्रू है, कंडीशन के बाद लगाते हैं हम क्वेश्चन मार्क. और यहाँ पे हम लिखते हैं दोनों स्टेटमेंट. पहली स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं ट्रू स्टेटमेंट, फिर लगाते हैं कॉलन, और यहाँ पे हम लिखते हैं फॉल्स स्टेटमेंट. मतलब कंडीशन सही होने पे जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराने हैं वो यहाँ, कंडीशन गलत होने पे जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी है वो यहाँ. और इस बात का हम ध्यान रखेंगे दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कि तो यहाँ लिखा हुआ या फिर इस कॉलम के बाद लिखा हुआ. जैसे समझिएगा, बताओ इस वाले को कैसे करेंगे कि ए इज पॉजिटिव, ये एक सिस्टम डॉट आउट के अंदर एक ये प्रिंट कराना है, या फिर ए इज नेगेटिव. बताओ इस लाइन को हम कैसे लिखेंगे. एक लाइन में कंडीशनल स्टेटमेंट के हिसाब से ए की एक वैल्यू है, इसको समझिएगा. ए की एक गिवन वैल्यू है, मतलब ए की वैल्यू हमने यूजर इनपुट करा लिया. मान लो स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, यूजर इनपुट करा लिया. अब आप बताइए कि हम कैसे कंडीशनल स्टेटमेंट में इसको लिख सकते हैं. हमारे पास दो स्टेटमेंट है, एक है ए इज पॉजिटिव, एक है ए इज नेगेटिव. दोनों में से कोई एक एग्जीक्यूट होगा, लेकिन कंडीशन के आधार पे. कंडीशन क्या है, ए की वैल्यू चेक करना है. तो हम ऐसे लिखेंगे, ए की वैल्यू पॉजिटिव है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हमें कैसे कंडीशन लगानी चाहिए. ऐसे हम लिखेंगे ए इज ग्रेटर देन 0. इफ ए इज ग्रेटर देन 0 या इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब क्या होता है कि ए, अगर ए की वैल्यू 0 से बड़ी हो गई तो इसका मतलब क्या होता है, ए इज पॉजिटिव होता है कि ए इज नेगेटिव होता है. बताओ. अगर ए की वैल्यू 0 से बड़ी हो गई तो इसका मतलब क्या होता है, ए की वैल्यू पॉजिटिव या ए की वैल्यू नेगेटिव. ए की वैल्यू पॉजिटिव. तो अब हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क. और जो पहला स्टेटमेंट है जो इस कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये स्टेटमेंट ट्रू तब होगा जब हमारी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी. तो हम यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे हमने लिख दिया सेमीकोलन, अभी मत लगाओ, लिख दिया ए
इज पॉजिटिव। और फिर अगर ये कंडीशन गलत हो गई, गलत कब होगी, जब ए की वैल्यू निगेटिव होगी, तो हमने कॉलन लगाया और कॉलन लगाने के बाद दूसरी स्टेटमेंट लिख दी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे लिख दिया सिस ए इज नेगेटिव। और इस तरीके से हमने सेमीकोलन लगाया, एक ही लाइन में आपने दो स्टेटमेंट में से कोई एक एग्जीक्यूट होगा, ऐसा आपने स्टेटमेंट लगा। ऑपरेटर सेम तरीके से काम करता है, इट्स अ टर्नरी ऑपरेटर। ओके, तो इसका आप सभी लोग ये सारे ऑपरेटर का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और बाकी सारे ऑपरेटर्स आप सॉल्व करके, ओके, तो ये सारे ऑपरेटर्स आप लिख के अपने नोट्स पे फिर हमें कल दिखाइएगा। और कल क्योंकि आपकी छुट्टी रहेगी, कल हमारा एक वर्कशॉप है एक कॉलेज में, कल के बाद कोई वर्कशॉप्स नहीं है, तो आई थिंक रेगुलर बेसिस पे चल पाएगा। और कल से हम लोग इफ स्टेटमेंट पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आप जिसको स्क्रीनशॉट चाहिए वो बताएगा, वैसे सभी लोगों ने लिया होगा, लिया है या किसी को चाहिए स्क्रीनशॉट? चाहिए, चलो, तो एक मिनट वेट करो। यहाँ से तो मैंने कल ही पढ़ाया हुआ था, यहाँ से आपको लेना है। चलो स्क्रीनशॉट फर्स्ट, इसका लेना है स्क्रीनशॉट फर्स्ट। ये लेना है स्क्रीनशॉट सेकंड। स्क्रीनशॉट सेकंड, इसका आप ले लेना है स्क्रीनशॉट थर्ड, नॉट ऑपरेटर, और ये एग्जाम्पल है, आप करके देखिएगा सारे एग्जाम्पल्स। स्क्रीनशॉट थर्ड, ये है स्क्रीनशॉट फोर्थ, स्क्रीनशॉट फोर्थ, एंड दिस इज स्क्रीनशॉट फिफ्थ, ये स्क्रीनशॉट फिफ्थ, और ये है स्क्रीनशॉट सिक्स्थ, ठीक है। ये लेना है स्क्रीनशॉट सेवेंथ। और ये इसको हम लोग, जैसा मैंने बताया, कल हम इसको करके देखेंगे, कोई पुराना वर्जन इंस्टॉल करेंगे जावा का, या देखेंगे किस वर्जन में ये सपोर्ट करता है, फिर आपको बताएंगे। ओके, तो चलो, आई होप आप लोग को ऑपरेटर सबको समझ आया, सबको सारा ऑपरेटर समझ आया प्रॉपर, सबको सारा ऑपरेटर समझ आया, कोई दिक्कत किसी को? ओके, वेरी गुड। चलो, थैंक यू फॉर द क्लास, थैंक यू सो मच। फिर आप परसों मिलिएगा। बाकी मैं ये वीडियो भी अपलोड कर दूंगी, और कुछ प्रैक्टिस टास्क भी मैं अपलोड करूंगी, वो भी आप सबमिट करिएगा, और जिसने पुराने वाले टास्क बनाए होंगे वो भी सबमिट करेगा। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय।